हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। आपकी विशेष का बहुत शुक्रिया। आई एम बेटर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट आई गेन्ड अ फ्यू पाउंड्स। बाकी तो ऑल वेल एंड गुड। हो गया ऑपरेशन, काटी पीटी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, दांत वांत सेट हो चुका। फिर वक्ती तौर पे तो we're गुड टू गो। तो विद दैट सेड एंड डन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नो सी। तो इनफ लॉली गैगिंग फॉर दिस मंथ, बिकॉज ये तो हमारा काम का महीना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें एंड देखते हैं आगे क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं तफसील से। अभी वी नीड टू गेट डाउन बिजनेस। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी इस वक्त जो है रिशाब साहब की तरफ से है, और ये लिखते हैं कि तलशेर या तालशेर नाम की एक जगह है, एक छोटा सा शहर है इंडिया में, जहाँ कोल माइनिंग का काम बेसिकली है। और बेसिकली क्या सीन है कि वहाँ हमारा लोग बहुत कम हैं और काफ़ी पोल्यूशन है, क्योंकि कोल माइनिंग का कारोबार है, काम है वहाँ पे। तो इस तरह की का मतलब एक ज़्यादा गुंजानवाद जगह नहीं है, कम लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इनके वालिद हैं ये रेलवेज़ में काम करते हैं, तो ये रेलवे कॉलोनी में ही रिहाइश है इनकी। तो ये बताते हैं कि ये 2014 की बात होगी शायद, और ये छठी क्लास में थे। तो छठी क्लास में थे तो कहते हैं कि क्रिकेट शिकेट जो है जनाब खेलने के लिए ये जाया करते थे, मतलब दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में खेलने की कोशिश करते थे, तो बड़ा मसला होता था। तो कहते हैं कि ये एक नई इन्होंने जगह निकाली थी जो कि थोड़ा सा कॉलोनी से दूर थी, और एक ग्राउंड था खाली, एतराफ में उसके थोड़ा जंगल लगता था, लेकिन बहरहाल अच्छी जगह थी, खेलते थे वहाँ। लेकिन कभी वहाँ इनकी हिम्मत नहीं हुई कि बॉल बॉल अगर कहीं दरख्तों में चले जाए, या पहले कभी गई भी नहीं थी खैर। तो कहते ही है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि विंटर्स की बात है, ये छुट्टियां चल रही थी, तो बॉल इनकी जंगल में चली गई। अब सारे दोस्त जमा हुए और फिर जाके ढूंढने लगे, तो एक दोस्त ने देखा कि पुराना बोसीदा सा हट जैसा घर जंगल के अंदर नजर आ रहा है। तो अब उसने सबको बोला कि आओ उसको देख के आते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है। तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि वो जाके चेक करे। बहरहाल उस ऑल्दो कि उसने सबको उठाया, बोला चलो चलो चलो, लेकिन कोई हिला नहीं। वो चलने लगा तो लोग सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। कहते हैं जी हट में कुछ था ही नहीं, खुला हुआ था, अंदर घुस गए। अजीब भयानक सी हालत हुई थी उसकी, मकड़ी के जाले और ये सब कुछ। तो एक कोने में उन्होंने देखा कि कुछ सिक्के पड़े हुए, कॉइन्स पड़ी हुई। तो वो जाके फ़ौरन उन साहब ने उठा ली और बोला कि इससे तो हम बाज़ार से चॉकलेट या कुछ लेंगे, और ये बातें होने लगी। कि दूसरे कोने में जब नज़र पड़ी तो वहाँ एक छोटा सा बंडल पड़ा था। जब उस बंडल को जाके इन्होंने छेड़ा तो देख पता चला कि वो इंसानी बालों का एक बंडल बना हुआ था। तो देख के सारे बच्चे डर गए और वहाँ से भागे। भाग के बॉल तो मिली नहीं, भाग भूग के वापस उस ग्राउंड से वापस शहर की तरफ, कॉलोनी की तरफ आ गए। तो मेन रोड के पार करके थी दुकान छोटी सी, तो ये उस तरफ चले गए चॉकलेट लेने के चक्कर में। पैसे तो इनको मिल गए थे हट से। तो जब वो परचेज कर ली तो ये कहते हैं कि जिन साहब ने वो सिक्के उठाए थे वो ये परचेज हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद ये चल के आने लगे वापस। तो वो साहब खुद ब खुद जाके रोड के बीच में, मेन रोड पे ऐसे खड़े हो गए जैसे कि किसी सख्ते में या किसी अजीब मतलब एक होश ही में ना हो।
अब इनको आवाज़ें लोग देते रहे, मेन रोड थी, लेकिन बहरहाल वो हिले नहीं और उनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया, जिसके नतीजे में काफ़ी चोटें आई और टांग वांग भी टूट गई इनकी, तो ये हॉस्पिटलाइज हो गए। अब ये सिलसिला हो गया और काफ़ी मतलब इसी तरीके से वो शोर और इसमें अफरा तफरी में वो दिन निकल गया। अगले दिन इनको स्कूल जाना था, तो स्कूल से वापसी पे इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा फायर इंजन्स जो है वो रोड पे आती जाती नज़र आ रही हैं और बहुत मतलब सायरन वगैरह बजने के शोर है। तो जब ये उस जगह पहुंचे तो देखा जिस दुकान से इन्होंने कल चॉकलेट खरीदी थी वो सिक्के दे के, वो आग उसको लगी हुई है और वो बिल्कुल ही भस्म हो चुकी है। तो सवाल इनका ये था कि वो हट में क्या था, वो कैसके बाल थे और वो कौन किस चीज़ के सिक्के थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड probably cursed stuff भाई, that's why you shouldn't pick stuff off when from बड़ी चीज़ों को लकड़ी नहीं उठानी चाहिए एंड ऑल दैट जैज। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त सैयद साहब की, और सैयद साहब बताते हैं कि 2000 से 2002 के ज़माने की ये बात है। तो हुआ यूं कि इनके जो बड़े भाई थे वो गवर्नमेंट में टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और ये हैदराबाद के मतलब रहने वाले। तो कहते हैं अक्सर जो लोग थे इनके पास आया करते थे और मतलब लोगों के मसाइल होते हैं कि भाई ये फलाना चीज़ क्या कहते हैं पे कर दी है या उस पर मतलब पेनल्टी क्यों लग रही है वगैरह वगैरह होती हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो काफ़ी लोग आते रहते थे इनके पास और घर पे पोस्ट ऑफिस आवर्स चीज़ों के बारे में पूछने और पता करने और डिफरेंट। तो एक बंदा था जिसको अक्सर आते हुए ये देखते थे और वो इतना फ्रीक्वेंटली आता था कि इनके और इनके भाई की उस बंदे से इनके भाई की एक अच्छी सलाम तो दोस्ती हो गई थी, तो इतना वो फ्रीक्वेंट आता था। अब आते आते वो बंदा एकदम से आना रुक गया। तो काफ़ी दिन जब गुजर गए तो इन्होंने अपने भाई से पूछा कि वो अब फलां फलां शक्ल का आदमी का आया करता था आपके पास, तो वो अब नज़र नहीं आ रहा। तो इनके भाई ने कहा कि उसका अचानक से इंतकाल हो गया और वो अब मतलब ऐसी बात है अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तो है ही नहीं। तो मैं बोला अच्छा, बड़ा शौक लगा इनको और बात गुजर गई। कुछ दिन और गुजरे तो मगरिब के टाइम पर घर पे घंटी बजी, तो ये जब बाहर निकले तो जाहिर सी बात है वो घर से बाहर वरांडा है, उसके बाद पे मेन गेट है। तो वरांडे से मेन गेट पे गए तो मेन गेट भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कवर्ड ज़्यादा हो, तो ऐसा था कि आर पार आप देख सकते हैं। तो कोई साहब आए हुए हैं, उनको देख रहे हैं, पहचान में भी आ रहे हैं वो साहब, लेकिन ये इनको समझ में याद रिकॉल नहीं हो रहा ये बंदा कौन है। तो वो बंदा पूछता है कि मतलब भाई हैं आपके? तो ये कहते हैं कि भाई तो नहीं है, लेकिन आप इस वक्त तो फिर आप बाद में कभी आइएगा। अब ये बोल के जब ये पलटे तो थोड़ा सी चले होंगे और इनको एहसास हुआ कि यार ये तो वो आदमी नहीं था जो कि भाई कह रहा था मर गया। जब वापस पलटे गेट की तरफ देखा तो वो नहीं था, तो जल्दी से भाग के गए, दरवाज़ा खोला, इधर उधर नज़र मारी। ऑल्दो मगरिब के बाद का टाइम था लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ था कि मतलब बंदा गायब हो जाए, दूर से नज़र तो आ सकता है। नज़र मारी, वो बंदा कोई नज़र ही नहीं आया। ये हैरान हो गए कि वो बंदा जो अभी बिल्कुल गेट पे मेरे खड़ा था ये इतनी जल्दी गायब हो गया, और मतलब ना कोई गाड़ी, ना कोई रिक्शा, ना कोई टैक्सी। बहरहाल वापस आए और भाई से थोड़ी बहुत बात की। उनको बयान नहीं किया कि उनके साथ हुआ क्या, लेकिन फिर पूछा कि उस बंदे के बारे में थोड़ा और पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत डिप्रेस्ड आदमी था, उसके बड़े
प्रॉपर्टी और 10 किस्म की चीज़ों के मसाइल थे। काफ़ी डिप्रेस था वो इन मसाइल की वजह से। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कि बस कोशिश करें कि उस बंदे की आप हेल्प कर दें, मसले हल कर दें उसके। वो तो चल बसा है, लेकिन उसकी फैमिली का सपोर्ट हो जाएगी तो अच्छा होगा। कह रहे हैं उसके बाद तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो कौन था जो उनके घर आया, एक सवाल ही है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी सैयद साहब। और हम आगे करते हैं, उमर की बात करते हैं। उमर की जो बताते हैं अपनी स्टोरी अपनी ही वालदा की। ये कहते हैं कि जब ये 10 साल के करीब थे तो इनकी वालदा जो थी उस वक्त एक आध महीना प्रेग्नेंट थी। तो उनको ख्वाब में एक औरत आना शुरू हुई जो अजीब भयानक सी थी। फुल काले में थी, शक्ल भी काली, लेकिन मुंह थोड़ा जला हुआ सा था और अजीब गंदे से लंबे से नाखून और अजीब किस्म की, मतलब उसको देख के ख्वाब में ये डर जाती थी। अब ये कहती हैं कि वो ख्वाब जो था वो रेपिटेटिव था, मतलब आता जाता रहता था। ऐसा नहीं होता था कि ना आता, कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन आता ज़रूर था। और सबसे ज़्यादा खौफनाक जो उनको ख्वाब वो आया कि ये बताते हैं कि असर के टाइम ये सो रही थी तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि इनके जो बेटे हैं उमर, वो घर में भागते फिर रहे हैं, लाइटें पंखे नल के खोलते फिर रहे हैं और ये उनके पीछे पीछे भाग रही है कि भागते भागते एक कमरे में घुसी जहाँ पे एक मैट्रेस पे एक सया काला बेबी बच्चा लेटा हुआ है और उसके बराबर में वो औरत उसके साथ हंस रही है, खेल रही है। तो ये अंदर जाती इनकी वालदा और उसको मारने लगती है, तो वो हंसने लगती है इनके मार पर और इनको कह के जाती है ये बच्ची मेरी है। ये एकदम से उड़ जाती हैं तो बड़ी परेशान होती हैं कि ये हुआ क्या, और अपने भाई बहनों को फ़ोन करती हैं बताने के लिए। तो वो भी बताते हैं कि हमने भी कुछ इस तरह का आज ख्वाब देखा था कि तुम्हारे साथ यूं हो रहा है और ऐसा। तो बहरहाल ये तो बात गुजर गई और 2 के 5 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और इससे पहले तक तो कुछ पता नहीं था कि बच्चे का जेंडर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उस ख्वाब में उस औरत ने कहा था कि बच्ची मेरी, ये मेरी है। तो जब जेंडर रिवील हुआ तो एक्चुअली वो लड़की ही थी जो इनके यहाँ पैदा हो रही थी। अब ये लोग खुश थे, सब कुछ था और सिलसिला ऐसे चलता रहा कि 8th मंथ हो गया प्रेगनेंसी का। और डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो बोला कि बच्ची एकदम से जो है नॉर्मल चलते चलते डिफॉर्म होती जा रही है। उसकी 6 उंगलियां हो चुकी हैं और उसका सर डेवलप नहीं हो रहा, खासकर उसकी तो नाक ही डेवलप नहीं हुई है। तो उनको बड़ी परेशानी वहाँ से शुरू हुई कि ये एकदम से एबनॉर्मल कैसे हो गई। अब कहती हैं कि 9th मंथ में जब बच्चा पैदा हुआ तो वो स्टिल बॉर्न था, द चाइल्ड वॉज डेड ऑन बर्थ। तो कहते हैं कि उस हालत में, मतलब जब बच्चा मर चुका था, मरा हुआ पैदा हुआ था और एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, इनकी वालदा जो थी वो अपनी बच्ची को देख रही थी घूर घूर के, और जाहिर सी बात है रो भी रही होंगी कि उन्होंने देखा कि वो औरत आई और उसने ऐसे हाथ डाल के उस बच्ची को उठाया और वो ले गई। वो उसको देखती रहीं और उसके बाद जब वापस बच्ची की तरफ देखा तो बच्ची अपनी जगह थी, लेकिन वो औरत एक, मतलब ऐसे आई कि बच्चा उठा के लेके चली गई। तो दैट, थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। एंड a loss is a loss. It's very painful to hear that. अल्लाह उनको सब्र दे। और क्या बोले कि चाइल्ड डेथ्स आर ऑलवेज वेरी बैड एंड वेरी हार्ड ऑन द फैमिली एंड एवरीवन। तो अल्लाह खैर करे जी।
तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दोस्त जेन का, जो लिखती हैं हमको इंडिया से और बताती हैं कि ये इन्होंने पहले कभी कोविड से पहले सोलो ट्रिप किया था, ऐसी एडवेंचर ट्रिप। तो इनको बड़ा मज़ा आया। तो दिसंबर 2020 में इन्होंने डिसाइड किया, जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हुई, कि वाई नॉट अनदर वन। तो इन्होंने एक जगह उत्तराखंड नाम की, वहाँ पे एक एयरबीएनबी के थ्रू एक जगह ढूंढी, एक बड़ा बैंगलो था रुकने के लिए, और ये चली गई। तो ये बताती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। इट वॉज अ वेरी वेल मेंटेन बैंगलो। जो केयर टेकर था वो बड़ा अच्छा था, द वेरी फ्रेंडली पर्सन। इसके अलावा इनको ये भी था कि इनके बिल्कुल ऑपोजिट रूम में एक इन्हीं की तरह एक सोलो ट्रैवलर खातून रुकी हुई थी, और ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पे एक 3 लोगों की फैमिली थी। तो मतलब ये खाली उसमें नहीं थे, प्रॉपर्टी में। तो इनका जनरल रूटीन ये होता था कि सुबह निकल जाती थी इधर आस पड़ोस की जगह ढूंढ ढांड के, देख के, और मतलब हिल्स एंड ऑल दैट, और विलेजेस वगैरह। और ये वापस शाम तक आती थी। उसके बाद मैं खाना वाना बनाया, खाया, ये वो करके वापस अपने रूम में जाके कॉल इट नाइट। और वैसे भी ये बकौल इनके कि लोड शेडिंग एक 7 से 10 होती थी रोज़ाना रात। तो सर्दियों के दिन थे, तो इतनी कोई खैर टेंशन नहीं थी, मज़े में सब चल रहा था। हैविंग द टाइम, एज शी सेड, द टाइम ऑफ अ लाइफ। कि बंदा बोले कि स्ट्रेस हो ना, इंजॉयबल एक्सपीरियंस। के फिर आखिरी दिन इनका आया। आखिरी दिन ये कहती हैं एवरीथिंग वाज एज यूजुअल, सब कुछ बाहर से हो आके आई। और क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, बिल्कुल एट डे ब्रेक, डॉन पे, तो इनका फैसला किया कि बस अब आज जल्दी सो जाते हैं, और बिजली वैसे ही नहीं है, तो लेट्स जस्ट कॉल इट नाइट। तो अपना सब कुछ कर करा के, खा पी के, एवरीथिंग, ये अपने कमरे में चलेंगी। और बकौल इनके कोई 4 या 5 या 3 डिग्री चल रहा था, बिजली थी नहीं, हीटर चल नहीं रहे थे, तो शी वॉज हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। तो इन्होंने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला हुआ था, और एक दरार में से, उसमें से ये देखनी थी टुवर्ड्स द विंडो, जो कि खिड़की जो थी वो खुली हुई थी, उस पर पर्दा नहीं था, और बाहर हल्का हल्का नज़र आ रहा था। बाहर जो थे वो चांद की रोशनी से सब कुछ नज़र आ रहा था, और समझ लिया अंदर घुप अंधेरा था, और बाहर जो था वो थोड़ा रोशन था चांद की वजह से। अब ये नोटिस करती हैं कि कोई अंधेरे में कोई शेप, कोई चीज़ एकदम से इनको नज़र आई, जो इनकी खिड़की के आस पास आ रही है, जा रही है, हल्की सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो शायद अंदर झांकने की कोशिश कर रही, कुछ देखना चाह रही है। ये देख के तो इन मतलब एक डर इनके अंदर आ गया कि ये कौन है, ये कौन बंदा है, ये कौन शख्स है, और ये क्या चाहता है। अब इस खौफ से कि कहीं ये मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई चोर डाकू या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो देख रहा है अंदर इस कमरे में है कौन। तो ये हिली नहीं, बिल्कुल खामोश अपनी जगह, कि मतलब सिलसिला है क्या ये। अब ये खामोशी से वहाँ रहीं, पड़ी रहीं, कि इनको उसी दरार में से एहसास हुआ कि शायद अब खिड़की पे कोई अंदर नहीं देख रहा। बिजली तो थी नहीं कि ये लाइट ऑन करें या कुछ करें। तो बहरहाल इनको जब एहसास हुआ कि कोई नहीं है, तो इन्होंने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया थोड़ा। जब इन्होंने हटाया तो इनकी नज़र पड़ी अपने कमरे के दरवाजे पे, जो कि खुला हुआ था। अब हैरत से उस तरफ देखनी है तो उनको बच्चों जैसी आवाज़ें आने लगी, हल्की हल्की, आपस में कुसर पुसर बातें करने की या कुछ बोलने की। तो वापस खिड़की की तरफ जब अटेंशन की मुड़ी, तो देखा को 3 लोग, जिन्होंने कोई हुडेड किस्म की कोई लिबास पहना हुआ है,
वो खिड़की के पास बैठ के कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी हल्की आवाज़ में कुछ बात कर रहे हैं जो कि इनको क्लियर नहीं है, उनकी बचकाना आवाज़ें हैं और खिड़की की तरफ देख रहे हैं। अब ये तो इतना डर गई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि ये वापस क्या कहते हैं अपने ऊपर कंबल डाल के, वो ब्लैंकेट ऊपर अपने मुंह के डाल के लेट गई और इन्हें दुआएं करना शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? अब उनकी आवाज़ें आती रहीं और ये खामोशी से दुआएं मांगती रहीं कि अचानक इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई। अब जब इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई तो इनको एहसास हुआ कि हीटर ऑन हुआ है और बिजली भी वापस आ गई। अब ये इस कश्मकश में थी कि मैं उठूं, क्योंकि दरार से शायद इनको दिख रहा था कि अब कोई खिड़की के पास नहीं है। तो ये सोच रही थी कि मैं उठ के लाइट ऑन करूं और मतलब देखूं क्या हुआ है। हिम्मत नहीं इनकी हो पा रही थी कि इनको एहसास होने लगा कि हल्का हल्का ब्लैंकेट जो है वो कोई इनके मुंह पर से उतार रहा है। अब खौफ और बढ़ने लगा और ये बहुत हल्के से ब्लैंकेट को पकड़ के रखी हुई है कि ब्लैंकेट मुंह से ना उतरे। ये जब उतरने लगा, जब इतना उतरा कि इनकी नज़र बाहर की तरफ न पड़ने लगी, तो इन्होंने देखा कि एक औरत जिसने एक हाथ से इनका ब्लैंकेट पकड़ा हुआ और दूसरा हाथ इनकी तरफ बढ़ा रही है, वो ब्लैंकेट को नीचे खींच रही है और वो इनकी तरफ बढ़ रही है और उनको देख रही है। बकौल इनकी कि वो अजीब वहशत की नाक किस्म की उसकी शक्ल थी, आंखें बिल्कुल अंदर हुई और अजीब किस्म की एक बिल्कुल प्लेन सी शक्ल धसी हुई आंखों के साथ, और इनकी तरफ वो बढ़ती जा रही है। पहले तो ये बेड की दूसरी साइड पे हुई, उससे दो फासला किया और उसके बाद इनमें एक जब वो रुकी नहीं और वो आगे बढ़ती रही इनकी तरफ, तो इन्होंने बाकायदा चीख मारी कि मतलब स्टॉप या रुक जाओ करके, और छलांग मार के जल्दी से आके लाइट ऑन कर दी। अब जैसे ही लाइट ऑन की तो कमरे में हर तरफ जब रोशनी हुई तो ना कोई बंदा अंदर ना कोई बंदा बाहर। उतनी देर में इनकी जो बिल्कुल सामने वाली थी वो भागती भी आ गई और वो पूछने लगी इनसे कि कौन, मतलब कुछ हुआ है, आवाज़ आई थी यहाँ से। और तो इन्होंने कहा कि मुझे सांप दिखा है इसलिए मैं चीखी थी। ये सोच के कि मैं कुछ और बोलूँगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या बेवकूफ़ समझेंगे, तो इन्होंने ये बात की। तो उसने जल्दी से केयर टेकर को बुलाया और केयर टेकर ने फिर उस पूरे एरिया की तलाशी ली, ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि था ही नहीं। लेकिन एक तसल्ली भी हो गई कि उसने पूरे एरिया को सर्च किया। अब ये कहती हैं कि मैं बोल सकती थी कि बराबर वाली के साथ मैं रुक जाऊं या कुछ, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो दरवाज़ा बंद करके लाइटें खोल के रात ऐसी जागते हुए गुजारी और सुबह ये चल पड़ी ये सोचते हुए कि मेरे साथ क्या हुआ। अब ये कहती हैं कि ये तो मैं हम घर वालों से डिस्कस किया तो उन्होंने यही कहा कि ये तुमने पूरा एक ख्वाब देखा था और कुछ भी नहीं है, तुमने अपने ऊपर हावी कर लिया और इस तरीके से बात, क्योंकि ये काफ़ी खौफजदा हैं उस इवेंट के बाद से। तो इनकी फिर किसी फोरम पे उस खातून से बात हुई जो इनके ऑपोजिट रहती थी उस बंगले में। तो इन्होंने फिर ये स्टोरी सुनाई उसको कि मैंने उस दिन तो ये कहा लेकिन एक्चुअली तो ये हुआ। तो उसने कहा मेरे साथ तो कभी वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो एक फैमिली मूविंग की भी थी, उनके जिस दिन जाने का दिन था उस रात, कहती हैं कि उस रात जो है उनके कमरे के बाहर, जो मतलब दरवाजे के बाहर कुछ लोगों, बच्चे जैसे लोगों की आवाज़ें आने लगी, तो कुछ मिन मिन करने की बचकाना की ज़बान में। और ये वो सुनते रहे, रात गुजरी और फिर जब खोल के देखा तो कोई नहीं, लेकिन एक उनके साथ ये वाक़या हुआ था। तो हो सकता है कि इस बात में सदाकत हो,
जो तुम्हारे साथ हुआ था वो वाकई हुआ था, कोई ख्वाब नहीं था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी एंड आई अंडरस्टैंड कि इस किस्म के वाक़े के बाद बंदा तो वैसे ही डर जाएगा, कहीं जाने आने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है कि वो उधर हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उधर ही जाएं, आप किसी और जगह जाएं और ट्राई टू रिकवर रेदर देन सफ़र, और अपनी ज़िंदगी को महदूद करें। तो एनी हाउ, गेटिंग बैक टू बिजनेस, हम बात करते हैं उसामा साहब। अब ये बताते हैं कि 90s की बात है, 1990s की। तो इनकी ये बेसिकली पिंडी में रहते थे और इनके मामू जो है वो कराची में रहते थे, और उस ज़माने में ही वाज लाइक इन हिज 20s समथिंग। तो वो इनसे मिलने, इन लोगों से मिलने पिंडी आए थे। तो इनके जो चचा हैं उसामा साहब के, तो वो और इनके मामू बड़े एक सेम एज ग्रुप के थे, तो उनकी बड़ी दोस्ती थी और बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो ये जब वहाँ गए थे तो उसमें एक रीज़न ये भी था कि इनके चचा ने एक नई गाड़ी खरीदी थी, तो वहाँ जाके मतलब फिर उनको वो देखनी भी थी और सब कुछ। तो ये लोग अक्सर उस पर निकल जाते थे, ये दोनों दोस्त और चचा मामू जो थे वो निकल जाते थे और घूम फिर के आते थे। वे कहते हैं उन दिनों 90s में अयूब पार्क नाम की एक जगह थी, जहाँ पे अब बहरिया टाउन, DHA वगैरह सब एतराफ़ में बन चुका है, लेकिन उस ज़माने में वो पिंडी का एंड था और उसके आगे कुछ भी नहीं था और बड़ी वीरान सी जगह थी। अब ये कहते हैं जनाब कि एक दिन सुबह सवेरे अंधेरे के टाइम, मतलब फजर या उससे पहले या उसके आसपास का टाइम, जब मेजॉरिटी अंधेरा, और ये बात हो रही सर्दियों की, तो काफ़ी फॉगी भी था क्योंकि वहाँ पे इतनी आबादी है ही नहीं वहाँ कोई। तो ये उस तरफ चल पड़े। अब वहाँ जाते जाते मतलब बिल्कुल अयूब पार्क में से एक इनको रास्ता याद आया कि उसमें से घुस के कोई एक कोने से निकल के और किसी तरफ जाने का रास्ता है, जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में खुला था। तो वहाँ वो शॉर्टकट लेके कहीं निकल जाएंगे ये। तो वो उस पार्क में, उस एरिया में ये घुस गए। अब ये अपनी मौज मस्ती में जा रहे हैं कि इन्होंने जाते जाते देखा इनके मामू ने कि कोई लड़की सी खड़ी हुई और धुंध की वजह से क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने जब अपने दोस्त को कहा, यानी इनके चचा को, कि ये देखो वो ये क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया और गाड़ी चलाते रहे। इन्होंने कहा हो सकता है भाई कोई परेशानी हो, तुम ये कोई मतलब पूछना चाहिए ये वो, लेकिन ये इग्नोर करते हुए गाड़ी चलाते रहे। और थोड़ा सा ही आगे, मतलब बिल्कुल ही कुछ लिटरली कदम ही बढ़े होंगे, तो उस औरत ने या उस लड़की ने आवाज़ लगा दी कि भाई मेरी मदद करें। ये सुनने के बाद इन्होंने वो ज़बरदस्ती इनके अपने दोस्त से गाड़ी रुकवा ली। वो इनको कुछ बोल नहीं रहे और वो यही बोल रहे हैं जाने दो चलो ये वो, लेकिन उन्होंने रुकवा दी। उन्हें पता नहीं कोई मसला हो, कोई इमरजेंसी हो, किसी को कुछ मसला हो, हम वो अगला हमसे बुला रहे हैं, हम रुक नहीं रहे, मतलब ये क्या तरीका है। तो इन्होंने जब रोका तो कहते हैं कि वो जब औरत करीब आई, जो दूर से शायद लड़की दिख रही थी वो, तो उसने मरून से कपड़े पहने हुए थे कुछ अजीब से। अब उसकी चेहरे की तरफ शक्ल तो नहीं गई, लेकिन जब खिड़की से नीचे की तरफ उसके पैर जब उसका बढ़ता हुआ देखा, तो वो इंसानी पैर नहीं था, वो कुत्ते जैसा था। ये देखते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो अपने दोस्त को बोला गाड़ी भगा गाड़ी भगा, तो उसने गाड़ी भगा दी।
अब जैसे ही उसने गाड़ी उनके चचा ने चलानी शुरू की तो एतराफ के सब जगह से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ, जैसे इनके पीछे कोई एक फौज लगी हुई है उनकी, वो इनके पीछे भाग रही। बहरहाल ये गाड़ी लेके उसमें से निकल के जब उस एरिया से एग्जिट किए और निकलने लगे और एक डिफरेंट जगह पे निकलने लगे तो इन्होंने देखा कि कई मीटर फासला दूर वही औरत खड़ी हुई थी और वो इनकी तरफ इशारे करके कोई बातें सुना रही है, कुछ बोल रही है जो कि क्लैरिटी नहीं है। और ये उसको देख के हक्का हक्का रह गए और ये वहां से निकल गए। कहते ही ये हैं कि दूर से वो लड़की थी, जब वो करीब आई तो वो औरत, और जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी तो वो इंसानी कोई हैवान जैसा उसका शेप होता जा रहा था। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और बकौल इनके फिर मामू फ़ौरन ही कराची चले गए थे और उस एरिया पे तो अब कोई जाने का सोचा भी नहीं, और अब तो खैर वो जगह ही इतनी आबाद हो गई। तो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं मिस महा की। अब ये बताती हैं कि बेसिकली इनका ताल्लुक जो ननियाली साइड से है, वज़ीराबाद से है, और ये सब लोग जो हैं इनके वो उधर बड़े ज़मींदार रह चुके हैं और हैं बल्कि। और ये जब से मतलब स्टोरी सुना रही हैं मतलब 60s एंड 80s की, तो ये ऐसी जगह है यहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें और बहुत ही कम आबादी, क्योंकि ज़्यादातर फार्म लैंड और इस तरह की जगह, तो आबादी भी कम और इतनी कोई ख़ास हॉटस्पॉट जगह नहीं कि वहाँ लोग आए आते जाते रहें, मतलब बहुत ही सन्नाटे टाइप की जगह है। तो ये कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं बल्कि हम इनकी नानी की कहानी। अब ये कहती हैं कि इनकी नानी जो थी बहुत खूबसूरत थी और इनकी तीनों स्टोरीज में कनेक्शन है जो कि बेसिकली एंड में जाके आप देखेंगे, क्योंकि मुझे खुद अभी एहसास हुआ है मे बी दे आर कनेक्टेड, लेकिन लेट्स सी। तो कहते हैं कि जब नानी इनकी जवान थी तो बहुत खूबसूरत थी और वो जहाँ रहती थी वहाँ पे उस इलाके में वज़ीराबाद के एक मलंग औरत थी, एक बेसिकली पागल औरत थी जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। तो वो अक्सर खाने के लिए इनके घर पे आती थी, तो ये या इनकी बहन उसको खाने को कुछ दे देते थे। ये कभी कभार पैसे मांगने आ जाती थी तो उसको दे देते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा कि अचानक खबर आई कि वो औरत कहीं मुर्दा पाई गई है और वो मर गई। तो सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके ही कुछ अरसे में इनकी नानी की शादी हो गई और ये खैर से अपने घर को चली गई। अब कहते हैं कि जब इस इवेंट के बाद जब इनकी व्हेनेवर इनकी ग्रैंड मदर प्रेग्नेंट होती तो उनको वो औरत घर के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती और वो अजीब तरीके से इनको धमकाती रहती, इन पे हंसती रहती, और ये इतनी खौफज़दा हो जाती कि कुछ अरसे में फिर पता चलता कि मिसकैरेज हो चुकी। अब ये एक दफ़ा हुआ, ये दो दफ़ा हुआ, हत्ता कि इतना हुआ कि मतलब इनकी सास परेशान हो गई कि ये तो मर जाएगी, ये क्या हो जा रहा है बार बार। और खौफ का एक अलग ही मतलब एटमॉस्फेयर की ये औरत नज़र आ रही है। ये समझा समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि ये तो मर चुकी है, ये नहीं है, लेकिन इनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आती। मौलवी साहब को फिर बुलाया गया, उन्होंने काफ़ी इन पे दम दरूद किया, सब कुछ किया,
और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हुई और फिर इनकी जाके 2 औलादें ज़िंदा बची। तो फिर ये कहती हैं कि ये नानी की कहानी थी और नानी के जो बेसिकली पर नाना के लिए, नानी के फादर के लिए, वो जो थे एक बड़े मतलब वो थे असल बड़े ज़मींदार वहाँ के, उस इलाके के। और उन्होंने क्या किया था कि ज़मीनों के बीच में एक बैठक बनाई थी और लोगों से मुलाकात वहीं किया करते थे अपनी ज़मीनों के बीच में। और इसी तरीके से फिर वो उनके एक जगह बनी हुई थी, वहाँ लोग आते जाते थे, तो इनका खाना भी अक्सर वहीं पे मंगाया जाता था और गेस्ट वगैरह के लिए भी चीज़ें वहीं मंगाई जाती थी। तो इस काम के लिए इनके पास ज़मीनों में से गुजर के आने के लिए एक आदमी था मखसूस, एक इस काम के लिए। अब शुरू शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि इनके खाने में अक्सर किसी ने चखा हुआ होता था, खाया होता, झूठा किया हुआ होता। तो ये देख के इनको बड़ा गुस्सा आया और इन्हीं ने फिर उस मुलाजिम से बात की कि तुम मतलब रास्ते में हमारा खाना खा लेते हो और वो भी मतलब चख के छोड़ देते हो, मतलब झूठा करके। तो वो काफ़ी मतलब हड़ाहुड़ी हुई। तो इस बात पे उस आदमी ने कहा कि साहब मैं आपका खाना नहीं खाता। एक रास्ते में औरत मिलती है, रास्ते में एक औरत मिलती है, वो मुझे रोक लेती है और वो ज़बरदस्ती खाना आपका खा लेती है। तो बात हुई कि मतलब ये क्या बात हुई, मतलब एक औरत ने आप मतलब तुम्हें रोक लेती है और तुम उसको खाना दे देते हो, ये वो। तो इसने खौफ का इजहार किया कि मुझे वो सही औरत सॉरी मुझे वो सही औरत लगती नहीं है। अब ये सुन के ये थोड़ी सी मतलब हैरानी भी हुई, थोड़ी स्टुपिडिटी भी लगी है कुछ। इन्होंने उसको कहा कि भाई अब वो आइंदा कहीं रास्ते में मिले तुम्हें और ऐसी हरकत करे तो उसको मना कर देना, और साफ साफ मना कर देना, और जैसा घर से हमारे आता है खाना वैसे ही आना चाहिए। ये बात उन्होंने बोल दी। अब कहते हैं कि एक आध दिन बाद वो आदमी सख्त बीमार हो गया, उसका बुखार ना उतरे, और 3 दिन के बाद वो चल बसा। तो जब उसकी गुस्ल हो रहा था तो उसकी कमर पर बड़ा गहरा निशान था, नील था, जो कि लग रहा था किसी ने मारा है उसको, और बहुत ही लंबी उंगलियों वाला कोई हाथ था जिससे उसको मारा है। मतलब इंसान, हाथ का शेप तो इंसानों जैसा था लेकिन वो इंसानी हाथ से काफ़ी बड़े साइज। अब ये देखने के बाद तो ये बातें फैल गई कि भाई चुड़ैल थी और ऐसा सिलसिला था, ऐसा सिलसिला। और इनको एहसास हुआ कि गालिबन कि इनकी वजह से उस आदमी की डेथ हुई है। अगर ये उसको सीरियस लेते कि वो कोई और चीज़ है तो वो आज आदमी बच सकता था। तो पूरा हिसाब किताब करने के बाद, पता करने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि लोहे से आप ऐसी चीज़ों को अटैक कर सकते हैं, तो लोहे की ये चेन लेके उस यूजुअल टाइम पे जब वो बंदा आता था शाम के, तो ये उस जगह चले गए और वहाँ जाके इन्होंने उसको आवाज़ें देना शुरू की। अब कहते हैं कि एक औरत निकल के आई और उसने इनकी तरफ बढ़ी तो इन्होंने उससे पूछा क्या तुमने उस आदमी को मारा है?
तो उसने इनको देख के बोला हाँ, और उसने इनकी तरफ मतलब इनको डराने की और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इन्होंने चेन से उसको मारना शुरू किया, मतलब उसकी तरफ चेन मारी तो उसको लगी। तो फिर ये और मतलब हौसला बढ़ता गया और ये उसको उससे मारने लगे, और इतना मारा कि उससे फिर बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, और अगर आइंदा यहाँ नजर आई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उस बकौल इनके कि उस औरत ने, उस चीज ने जो भी थी, वो इनसे वादा किया कि मैं इस जगह से अब गुजरने वालों को तंग नहीं करूंगी, और वो चली गई। तो ये तो परनाना की स्टोरी थी, लेकिन अब बात करते हैं इनके मामू की स्टोरी। अब ये कहते हैं कि इनके मामू एक दफा वापस आ रही थी, 80 की दिहाई की बात है, 80s की। तो जेहलम से वापस आ रहे थे अपने किसी दोस्त के साथ, जो गाड़ी चला रहा था, वो इलाके का ही दोस्त था। तो रात का टाइम हो चुका था काफी, मतलब क्योंकि स्लो ड्राइविंग करनी पड़ी थी, खड्डे वगैरह वगैरह वट एवर द रीजन। तो ये जाते जाते इनको एकदम से रोड के बीच में एक औरत नजर आई, जो कि बड़े अच्छे हुलिये में थी और इनको रोकने के इशारे कर रही थी। तो इनके मामू ने उसको देख के बोला, ये मतलब कि ये क्या माजरा है। तो इनके साथ में जो इनके दोस्त थे, इन्हें स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी के नीचे उस औरत को दे दिया। अब जब ये हुआ तो इनके साथ में जो इनके मामू बैठे हुए थे, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि तुमने एक औरत का कत्ल कर दिया, ये हो गया, तुम कातिल हो, तुम फलाने हो। तो उस आदमी ने, जो कि इनका ही दोस्त था, कहा कि ना, तो एक तो ये कोई टाइम नहीं है कि इस तरह कोई बीच में रोड पे ऐसा कोई खड़ा हो, और दूसरी बात यह है कि जब हमने उसको गाड़ी मारी ना, वो एहसास हुआ कि आपने किसी को गाड़ी मारी, ना गाड़ी के नीचे से कोई फीलिंग आई कि आपने गाड़ी किसी के ऊपर से चढ़ाई। और दूसरी बात यह कि मैंने उसके पैर देख लिए थे, जो कि सही नहीं थे, तुमने शायद वो देखे नहीं। ये बात कर रहे थे तो कि इनके मामू उस समय पलटे देखने के लिए, वो देखा वो औरत वहीं खड़ी है जिधर से ये गुजरे, और उनकी तरफ दे इशारे कर रही है। उसने इनका नाम लेके जब इशारा किया तो यह वापस सीधे और अपने दोस्त को बोला कि चला यहाँ से, और ये वहां से निकल गए। घर आके बीमार पड़ गए, लेकिन बात ये थी कि इन सब कहानियों में एक ही चीज नजर आ रही है कि शायद जो दादा नाना जी ने, पर नाना ने चीज भगाई थी, वो ज्यादा दूर नहीं, और करीब ही में रही। तो उस मलंग औरत का दिखना, के रूप में दिखना, और इनके मामू को किसी और जगह अपनी ज़मीनों पे दिखना, या ज़मीनों के करीब दिखना, तो यू नेवर नो। थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट स्टोरी। हम आगे बात करते हैं अब हमारे दोस्त हारून साहब की। हारून साहब की स्टोरी ये है कि ये लोग बहरीन में रहते थे, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन एंड फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब क्राइसिस, तो फैमिली वापस आ गई थी। वालिद साहब जो थे वो शायद उसी, मतलब इस दौरानी में जबकि ये बात है, वो वहीं थे फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो ये कहते हैं कि भाई लॉकडाउन चल रहा था, तो घर पे गेट टुगेदर हुई। तो सारे कजन्स, मतलब जो दो इनके साथ थे, इनके एज ग्रुप वाले, तो वो खाने वाने के बाद वो बैठे हुए पबजी खेल रहे थे, और फिर बिजली चली गई या कुछ ऐसा सिलसिला हुआ। तो हाँ, उनके
ये लोग फिर गेम को छोड़ के फिर आपस में कुछ लग गए। तो इनके दो कज़न जो थे, जिनको आप अमजद और माजिद समझ लें, वो आपस में भिड़ गए किसी बात पे, गेम से ही रिलेटेड। और इतने भिड़ गए कि एकदम से माजिद ने औरतों की तरह चीखना शुरू कर दिया। अब वो ऐसा चिल्लाया कि इनकी दादी जो थी वो जल्दी से कमरे में आई और उन्होंने पूछा कि ये क्या सिलसिला हुआ है। और वो चिल्लाए जा रहा है औरतों की तरह आवाज़ में कि इनकी दादी ने आते ही दम दरूद पढ़ना शुरू कर दिया और हर किसी पे सब कुछ को फूक, हर किसी पे पढ़ पढ़ के दुआएं फूकना शुरू की। जैसे ही माजिद के ऊपर की तो वो बेहोश हो गया। अब जब ये हुआ तो इन्होंने पहली फुर्सत में चचा को बुलाया इनके, और उसको ले जाके बोला कि बोला उसको अपने बेटे को कि इसको माजिद को उठाओ और एक अलग कमरे में लेके जाके लॉक कर दो, इससे कोई मिले नहीं अभी। वो ले गए। अब इनसे जब बात होने लगी दादी से, तो दादी ने फिर अमजद को कहा कि ज़रा तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उनको अकेले में लेके गई और डिस्कशन एक की। अब कहते हैं ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था कि एकदम से बिजली वापस आई, और बिजली के आते के साथ ही माजिद साहब ने जोर जोर से फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर एक औरतों वाली टोन में कहा कि मैं अमजद को नहीं छोड़ूंगी। और ये इतनी जोर से कहा कि फर्स्ट फ्लोर तक आवाज बिल्कुल क्लियर गई। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सारे लोग उतर के उसकी तरफ जाने लगे, इनके पीछे पीछे ये सब भी चले गए। अब ये कहते हैं कि मैं जब वो दरवाज़ा खोल के उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी हैं और वो एक अलग तरीके की एक अलग हैबत में आया हुआ है। और ये उसको देख के इतने खौफजदा हुए हारून साहब कि ये बेहोश हो गए। अब कहते हैं कि जी जब आंख खुली तो नेक्स्ट डे था, और उठने के साथ ही इनको पता चला कि इनके जो कज़न थे माजिद, वो रात में इंतकाल की फौत हो चुकी। अब इस सिलसिले से फारिग हुए या सब कुछ हुए तो क्या कहते हैं कुछ दिन गुजरे होंगे तो इनके जो दूसरे कज़न थे वो घर से गायब हो गए और ढूंढ ढूंढ के थके मिल ही न सके। इसी के कुछ दिन के बाद इनकी दादी, उनको एक बीमारी ने जकड़ लिया और फिर वो बीमारी ने उनकी जान ले ली। कहते हैं कि इन्हें वो घर बेच दिया और दूसरी जगह जा चुके हैं, लेकिन इनका वो कज़न जो था अमजद, वो आज तक ना मिल सका। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड वेरी ट्रेजिक स्टोरी नॉनदलेस, कि इस तरह हंसता बसता घर बर्बाद हो गया और कोई वजह भी नहीं पता चली। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैद साहब की। और जैद साहब ये लिखते हैं कि इनका ताल्लुक बेसिकली है हैदराबाद से, लेकिन इनका जो असल गांव जो है वो 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और अच्छा, ये हैदराबाद पाकिस्तानी की बात। तो कहते हैं जो इनका गांव है उधर ये काम जो फसल है, जो इनकी असल ज़मीन है जिस पे जो मतलब काम है वो वीट का है, गंदुम का। तो अक्सर ओकेजन के वालिद साहब ये सब डील करते हैं, लेकिन एक मतलब रात ऐसा इत्तेफाक हुआ, ये बात हो रही 20 दिसंबर की, तो कि इनके वालिद साहब कहीं किसी दावत में अपने दोस्तों में या कहीं निकले हुए थे, तो 8-9 बजे इनको फ़ोन किया कि भाई तुम
ज़मीनों पे चले जाओ, आज पानी का दिन है, तो ऐसा ना हो कि मैं ना हूँ तो ये बाकी जो बैठे हुए वहाँ पे किसान वगैरह वो ढीले पड़ जाएं और आज रात जो है वो पानी का नंबर है हमारा, तो वो सो जाएं और वो ना हो सके। तो इन्हें कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, वो मसले की बात नहीं है। और खाना वाना खा के ये निकले। ज़मीन है इनकी के घर के ही पास, ज़्यादा दूर नहीं, 15-20 मिनट में पहुँच गए। कहते हैं सर्दी थी, जैकेट ली, क्या कहते हैं लाइट ली, सर्च लाइट ली, और एक गन ली, और ये चले गए। गन का रीज़न ये है कि मतलब जानवर होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, रात में कोई जब अपनी ज़मीनों पे घूम रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आके इनको काट ले, मारे, कुछ करे, इसलिए। कहते हैं ये उताक पे पहुंचे, वहाँ आग वाग जलाई, सबको जमा किया लोगों को, और फिर ज़मीनों के दूसरे कोने पे जाके एक देवी का दरख्त था जो कि इतना पुराना था कि उसकी वजह से बड़ा हो गया, वरना इतना बड़े होते नहीं। तो वहाँ जाके उन सबको जमा किया और आग शाग जलाई, और फिर बात हुई कि किस तरह मतलब काम करना है। तो रात के 3 बजे इनका पानी का नंबर आया, तो लोग फिर अपने कामों पे लग गए, पानी वानी शिफ्ट करने लग गए, सब कुछ। तो ये उधर देवी के जो पेड़ था ज़मीनों की दूसरी तरफ, वहाँ ये बैठे हुए थे और मोबाइल पे गाने सुन रहे थे और कुछ कर रहे थे कि कहते हैं कि 4 बज गए। कहते सर्दी इतनी शदीद थी कि मतलब ओस पड़ रही थी, और 4 डिग्री, और जो था वो वैसी टेम्परेचर था, सर्दियाँ थी, बिल्कुल बर्फ़ माहौल था। और जब वहाँ से फिर इनको एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो गई, और ये लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दे चुके थे कि इस तरह तुम लोग इस तरफ जाना, तुम लोग इस तरफ करके पानी इस तरह करना है, तो वो लोग तो कर चुके हैं। तो ये उनको एहसास हुआ कि बस अब बहुत ओवर सीइंग कर ली, अब घर जाके सोते हैं। सामान वामान समेटा, गन इन अपनी उठाई, और ये लाइटें मारते हुए अपने रास्ते से जाने लगे। तो नहीं देखा कि भाई पानी डलने की वजह से और सब कुछ होने की वजह से एक तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है, इंतहा से ज़्यादा, तो चल नहीं सकते, फिसलने वाला साहब है। दूसरा ये कि पानी है। तो जैसे ये कह रहे थे कि इस कदर सर्दी थी कि अपने कपड़े गीले करने का मतलब ये था कि अपने आप को बुखार चढ़ाना। तो ये इन्होंने सोचा कि एक दूसरी तरफ से मैं जाता हूँ। एक दूसरी रास्ता भी था इनका बाउंड्री के साथ, जो इनके बराबर वाले जो इनके लोग हैं, उनके आम की बागा मतलब ज़मीनें हैं, आम की बागात है, दरख्त लगे हुए वो उनकी ज़मीनों पे, तो उस तरफ से ये चले जाए। तो अब ये उस साइड से जब चलने लगे तो लंबा कट मार के कहते हैं कि ये जाने लगे, कुछ कलाम सुनते हुए जा रहे थे उस्ताद जलाल चांडियों का। तो जाते जाते इनको एहसास हुआ कि जो आम के पेड़ लगे हैं बड़े बड़े, उनमें कुछ हलचल सी हुई है, जैसे कि उनमें से कोई चीज़ निकल के भागी हो, और वो जल्दी से भाग के आगे एक लंबा सा सर्कल मार के इनके पीछे आके खड़ी हो गई। अभी ये चलते चलते रुके और टॉर्च इन्होंने घुमाई पीछे। जैसी पीछे जब घुमाई तो इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है, जिसने आम से कपड़े पहने हुए और पूरी ऊपर से नीचे तक कीचड़ में लथपथ हुई हुई है, और वो ऐसे ऐसे सांस ले रही है, ऐसे बहुत तेजी से दौड़ के आई हो वैसे। अब जब ये उसकी चेहरे तक लाइट लेके गए, कहते हैं कि उसकी शक्ल ऐसी खौफनाक थी कि गन वन सब मैं भूल चुका, जहन से ही निकल गई। और उसकी आंखों में इतनी खार थी इनको देख के कि ये खौफजदा इतने हो गए थे, इनसे हिला नहीं जा रहा था। अब हुआ ये कि जब वो इनको ये उसके मुंह पे लाइट मार रहे हैं, तो उसने एकदम से इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और पलट के भागना शुरू कर दिया
जैसे तैसे लुढ़कते लुढ़कते ये पहुँचे और औताक में पहुँच के गिरे। वहाँ उठे और वहाँ जो इनके 2 पालतू कुत्ते थे, इन्हीं ने वो पहले खोले। एक आदमी था वहाँ उस इत्तेफाक से, जो कि इनका ट्रैक्टर चलाता है, उसको इन्होंने बुलाया और बोला राइफल लेके आओ। अब उस आदमी ने पूछा इनको क्या माजरा है, बोलते हैं कुछ माजरा नहीं है, बस मेरे साथ चलो, मुझे कुछ देखना है, कुछ पकड़ना है। ये 2 कुत्ते लेके अपने बड़े बड़े और उस आदमी को लेके उस तरफ जल्दी से निकले, क्योंकि इनको क्लैरिटी तो थी नहीं थी ये आदमी थी औरत थी ये क्या था। तो जब ये वहां पहुंचे तो उस एरिया में कीचड़ के अंदर इन्हें देखा कि पैरों के निशान बने हुए अजीब तरीके के, जो ना आदमी के ना किसी जानवर के, पता नहीं क्या है। कुत्तों को छोड़ा उसके ऊपर, कुत्ते भी गोल गोल घूमते रहे, उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कौन कहाँ से आया कहाँ गया। कहते इस अफरा तफरी के अंदर एकदम से एक ऐसी आवाज़ आने लगी उन आम के पेड़ों की तरफ से, जो कुछ अजीब थी, ना कोई हाथी की थी ना कोई चील की थी, कुछ अजीब मिक्स किस्म की आवाज़ थी, जो कि बाद में ऐसी गूंजने लगी कि लग रहा है कि उनकी चारों तरफ से वो आवाज़ आ रही है। और वो कह रहे हैं वो ऐसी आवाज़ फिर वो चारों तरफ से आई कि मैं गिर गया, दिल दहलाने वाली आवाज़। यार जब मैं नीचे गिरा तो फिर मैंने देखा और एहसास हुआ कि इनके साथ जो आदमी था वो भाग रहा है वापसी की तरफ। तो ये उठे, उन्होंने अपने कुत्तों को पकड़ के हिलाया और वो अपने साथ लेके दौड़े। तो उनको पीछे से एहसास हुआ कि कोई आवाज़ जो उनकी आई वो कुछ है। बहरहाल ये जब भागने लगे तो इनको एहसास हुआ कि इनको शदीद सर्दी लग रही है और सर्दी से इनसे हिला नहीं जा रहा, लेकिन कुछ कर कर आगे ये पहुंच गए। और ताक पहुंच के इनको पता चला कि इनको तो 104 बुखार हो चुका है और बहुत हालत ख़राब है। बहरहाल जैसे तैसे करके रात गुजरी और ये वाकया फिर दिन में सबके सामने आया। तो वहाँ के कुछ गांव वालों ने इनको बताया कि इनके बराबर में जो ज़मीन है उसमें आम के बागात तो हैं, लेकिन वहाँ उनका एक कब्रिस्तान भी है जहाँ उनके सदियों से उनके लोग दफन है। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक औरत थी जो कि जब मर गई तो उसको वहाँ दफनाया तो वो अब चुड़ैल के रूप में वहाँ नज़र आती है और रात में अक्सर उस तरफ से आने जाने वालों को बहुत तंग करती है, ज़ख्मी कर देती है। तो कहते हैं खुदा जानता है कि वो क्या सीन था उस दिन और हम बच गए, यही बड़ी बात है। तो थैंक यू फॉर वेटिंग, लिसनिंग एंड सब्सक्राइबिंग। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं लगी तो डू DM मी योर थॉट्स। और बाकी हम वापस आ चुके हैं, तो हमारी कोशिश है कि अब हम रेगुलर हो जाएं। और वैसे भी इट्स अक्टूबर, तो करना तो इस महीने में चाहिए काम ज़्यादा। तो थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, बीइंग देयर, रीचिंग आउट टू मी। इंस्टाग्राम मेरा है इविल स्पेल्स, जैसे ही मेरा यूट्यूब है। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ओवर देयर। और स्टोरियाँ भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें तो हम और काम करेंगे। तो स्टोरियाँ कम आएंगी तो कम काम करेंगे, ज़्यादा आएंगी ज़्यादा काम करेंगे, जो है सिलसिला। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, और I'll see you again next weekend. Allah Hafiz.